हेलो, कैसे हैं सारे बच्चे? सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कुछ तो होगा, है ना? मतलब इन टाइम में से कभी भी आप देख रहे होगे वीडियो को, तो तभी कह रहा हूँ मैं, कुछ तो होगा। जिसको जो जिस टाइम पे देख रहा है उसके लिए वो वाली नमस्कार, है ना? चलेगा। ठीक है। तो आज जो है एग्जैक्टली अभी तो 11 बज रखे हैं रात के, तो वीडियो तो मैं नहीं बना पाया दिन में कुछ कारणों की वजह से, लेकिन मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं बनाऊं, है ना? तो आप चिंता ना करें, आपके लिए वीडियो आती रहेंगी, ठीक है? उसकी चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके देन। तो बच्चों, अगर आप लोगों को याद है, लास्ट टॉपिक हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे, तो लास्ट फोटोसिंथेसिस के टॉपिक के दौरान मैंने आपको क्या पढ़ाया था, है ना? तो हम स्पेसिफिकली डील कर रहे थे, अगर सभी बच्चों को चीजें याद हो तो हम स्पेसिफिकली डील कर रहे थे फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स को, ठीक है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को हम डील कर रहे थे कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आपका क्या होते हैं, किनको कहते हैं, क्या रोल होता है, एवरीथिंग इस लेक्चर के दौरान मैंने जो इससे प्रीवियस लेक्चर बनाए हैं उस लेक्चर के दौरान ये बातें जो हैं आपको मैंने समझाई हैं कि क्या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, किन्हें हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं, क्यों कहते हैं, एवरीथिंग हमने बताया। फिर यहाँ पर जब हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था हम बेसिकली 3 तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यही बोला था, है? तो सबसे पहला जो पिगमेंट हमने आपके सामने रखा था वो हमने आपका क्लोरोफिल्स कहा था। हमने कहा था एक मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल्स, जिसके बारे में मैं बता चुका हूं, इसका इंट्रोडक्शन में दे चुका हूं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, है ना? दूसरा वाला मैंने तुम्हें आपका कहा होगा कैरोटिनॉइड्स, ठीक है? कैरोटिनॉइड जब हम पढ़ेंगे तब हम इस पे बात करेंगे। और तीसरी कैटेगरी जो मैंने तुम्हें बताई थी वो थी क्या आपका, आप उस पे हमने फाइकोबिलेंस को इंक्लूड किया था, ओके? फाइकोबिलेंस, है ना? तो ये कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स थे जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं, ठीक है? अब इसमें से हमने क्लोरोफिल जो है इसको कहा था कि क्लोरोफिल एक मेन आपका, या प्राइमरी कहेंगे इसको, ओके? मेन कहूं या फिर मैं कहूं प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। कैसा है? प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ऐसे लिख दे रहा हूं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। जबकि आपका ये दो यानी कि कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिलेंस जो होते हैं ये एक प्रकार के सेकेंडरी बोलूं या फिर आपका एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहलाते हैं। मैंने बताया भी था इसको क्यों मेन कहते हैं, मेन का मतलब क्या है या प्राइमरी का मतलब क्या है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। और ये भी कहा था ये एसेसरी का क्या मतलब है, क्यों इनको एसेसरी कहते हैं और क्या एसेसरी का मतलब होता है, वो भी तुम्हें समझाया था, है ना? तो आज की जो पहला लेक्चर है, एक ही लेक्चर बनाऊंगा मैं, कल को बनाऊंगा बाकी। आज का पूरा लेक्चर हम इस पे फोकस करेंगे, क्लोरोफिल पे, ठीक है? आपका क्लोरोफिल पढ़ेंगे हम, ओके बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। सुनने की कोशिश करना, और सुनना ही सुनना नहीं, चीजों को समझना भी है, ओके? तो अगर आपको याद हो तो फिर मैंने यहाँ पे आपको क्लोरोफिल के बारे में कुछ कहानियां जो है बताई थी, ठीक है? मैंने क्लोरोफिल जो है उसी के बारे में बात की थी, क्लोरोफिल्स को और अच्छे से समझाने की कोशिश की थी, जहां पर बताया था कि क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल क्या करता है, ये भी बताया था। और हमने डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल्स की भी बात की थी। मैंने कहा था आपका 2 साइंटिस्ट थे, आर्नोफ एंड एलन, जिन्होंने 9 डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल्स को डिस्कवर्ड किया था। लेकिन हमने कहा था जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, बेसिक जो प्लांट्स होते हैं, क्योंकि हमारा कंसर्न फोटोसिंथेसिस का प्लांट्स में ही है, तो जो प्लांट्स होते हैं हमने कहा था उनमें बेसिकली जो क्लोरोफिल होता है या तो वो क्लोरोफिल ए होता है या फिर क्लोरोफिल बी होता है। यही बात तुम्हें लास्ट लेक्चर में समझाई थी मैंने। अदर भी क्लोरोफिल्स के टाइप्स थे,
सी था, डी था, ई था, है ना। फिर बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी, क्लोरोबियम क्लोरोफिल आपका 650, क्लोरो आपका बियम क्लोरोफिल 666, सब थे। लेकिन हमारे जो काम का है ना, मतलब काम के तो सब है, लेकिन हम प्लांट्स में जो पढ़ रहे हैं वहां पे हमें क्लोरोफिल ए की जरूरत पड़ने वाली है और क्लोरोफिल बी की जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए वहां पर मैं डिस्कस भी क्या करूंगा, क्लोरोफिल ए के बारे में और क्लोरोफिल बी के बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए आइए आज हम अपनी क्लास यहीं से शुरू करेंगे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ही हमारी क्लास का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर हम क्लोरोफिल के बारे में बात कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली अगर मैं तुम्हें कहूँ, आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, क्लोरोफिल ए के बारे में। अगर क्लोरोफिल ए कंप्लीट हो गया तो क्लोरोफिल बी के ऊपर जाएंगे, और नहीं हुआ तो फिर नहीं जाएंगे, है ना। अब क्लास देखो कितनी लंबी होती। तो हमारा टॉपिक है क्लोरोफिल ए, यानी कि मैं तुम्हें स्पेसिफिकली डील करवाऊंगा किसके साथ, क्लोरोफिल ए के साथ। ठीक है बेटा, चलो चलते हैं। अब ध्यान से सुनना, जो भी बातें मैं बताऊंगा ना, वो बातों को आप बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, आपका देखो ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली बात, क्लोरोफिल ए एक प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। क्या होता है, एक प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है कि प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। इसका मतलब यहाँ पर ये है मेरे बच्चों कि ना, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही होती है उस दौरान पे, अगर आपको याद है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का मैंने फंक्शन बताया था कि जो लाइट एनर्जी होती है, फोटॉन्स, उनको एब्जॉर्ब करना ही इनका काम होता है। और फिर वो जो एनर्जी आपका इस मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब की, उसी का यूज किसी अगली प्रोसेस में वो करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो बेसिकली थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, अभी पढ़ोगे थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में फोटो सिस्टम्स के बारे में पढ़ाऊंगा, तो वहां पर सारा जो आपका क्या कहते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर क्लोरोफिल बी है, जैसे ऐसे ना, ऐसे लगा है थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे, क्लोरोफिल बी भी है, कैरोटीनॉइड भी है। अगर आपका अलग अलग बेसिकली क्या है, इस तरह से अलग अलग तरह के बेसिकली क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है वो इस तरह से हैं। लेकिन ये सब लोग क्या करते हैं, ये भी सनलाइट लाइट से एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, ये भी आपका अब्जॉर्ब करेगा, ऐसे ये भी सब करेंगे अपना अपना। जबकि ये क्लोरोफिल ए है, ये भी करेगा, ऐसे लिख दे रहा हूं, क्लोरोफिल ये भी करेगा। लेकिन फाइनली सारी की सारी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर दी जाएगी, जिन्होंने भी की है, जितना भी इन्होंने एब्जॉर्ब किया है, ये सब अपनी एनर्जी को किसको दे देंगे, इस मॉलिक्यूल को दिया। अब देने के बाद अभी ऐसे समझो, फिलहाल के लिए ऐसे एक इमेजिनेशन के तौर पे समझो। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये बात तुम्हारी और क्लियर हो जाएगी, है ना। जहाँ पे मैं फोटो सिस्टम पढ़ाऊंगा आपको, तो इसको दे देते हैं, सारी एनर्जी जितनी भी थी वो इसके पास आ गई। अब उस एनर्जी से जो भी काम होगा, ठीक है, जो भी काम में इस एनर्जी का, जितना भी एनर्जी सनलाइट से ली है ना, क्यों एनर्जी सनलाइट से लेते हैं, कुछ एक काम करता होगा क्लोरोफिल, है ना, वो काम अब इसके द्वारा करवाया जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्लोरोफिल ए जो है, क्लोरोफिल बी भी नहीं, क्लोरोफिल ए, ठीक है ना, वो हमेशा आपका प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है बेटा, प्राइमरी, क्योंकि सारी एनर्जी, कंज्यूम की एनर्जी इसी को बेसिकली लास्ट में ट्रांसफर होने वाली है, और यही उसका आपका इसी के द्वारा जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होगी वो स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, इसीलिए आपका क्लोरोफिल ए को हम क्या कह रहे हैं, क्लोरोफिल ए को हम आपका प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि क्लोरोफिल जो एक प्रकार का केमिकल मॉलिक्यूल है, कहा था नहीं कहा था, आप लोगों को पता होगा, मैंने कहा था क्लोरोफिल एक प्रकार का केमिकल मॉलिक्यूल है, यानी कि पिगमेंट्स जो होते हैं वो एक प्रकार के केमिकल होते हैं।
तो अगर केमिकल है तो किसी आपका एलिमेंट से, एटम से मिलकर बने होंगे, ठीक है। अगर वो केमिकल मॉलिक्यूल है किसी, हम कह रहे हैं एक प्रकार का बहुत बड़ा केमिकल मॉलिक्यूल, अगर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए एक अगर मॉलिक्यूल है, इट मीन्स अगर ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है तो ये आपका डिफरेंट टाइप्स के एटम्स से मिलकर बना होगा। ये भी बात क्लियर है, एटम मिले होंगे अलग अलग तरह के जिनसे मिलकर बना होगा। अब वो एटम कौन कौन से, किन एटमों से ये मिलकर बना है, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये क्योंकि ऑर्गेनिक है तो इसमें कार्बन होता है क्लोरोफिल में, ए में। उसके अलावा इसमें हाइड्रोजन होगा बच्चों। उसके अलावा इसमें आपका ऑक्सीजन होता है, इसमें नाइट्रोजन होता है, एज वेल एज इसमें मैग्नीशियम भी होता है, Mg। ये देख रहे हो आपका, ऐसे ऐसे याद रख लो, कौन Mg, ठीक है, कौन Mg, ठीक है आपका। तो कौन है Mg, ऐसा करके याद रख लो तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि आपका क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल में कार्बन, कौन में क्या क्या गया, कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है ना, आपका नाइट्रोजन और क्या हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं जिसको क्लोरोफिल ए कहते हैं। पर उनमें नंबर सबका अलग अलग है ना। आपका कितना कार्बन होता है इसके मॉलिक्यूल में, तो अगर हम बताएं तो इसमें 55 कार्बन होता है बच्चों। कितना होता है, 55 कार्बन होते हैं, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन की बात करें तो 72 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। 55 कार्बन है, 72 हाइड्रोजन है और 5 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, 4 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हैं और Mg सिर्फ अकेला ही है, ठीक है, ये सिंगल है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि क्लोरोफिल जो ए है उसका इंपेरिकल फॉर्मूला, इसको बोलते हैं इंपेर, जिससे हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि आपका इंपेरिकल फॉर्मूला, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा देख लें, ओके, इंपेरिकल होता है, इंपेरिकल ही होता है ना, आई थिंक। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ ना कभी कभी स्पेलिंग्स में, ठीक है। इंपेरिकल जो फॉर्मूला होगा किसका बच्चों, क्लोरोफिल ए का, वो क्या रहेगा, वो है, आप भी बता सकते हो मेरे साथ, C55, जो कि आपको याद रखना है, H72, ठीक है ना, H कितना है 72। इसके अलावा ऑक्सीजन कितना है, 5 ऑक्सीजन है और आपका नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन जो है वो आपका 4 है और बेटा Mg जो है वो 1 है। तो दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए। क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि ये फॉर्मूला पूछा जाता है, आपको पूछते हैं इस फॉर्मूला के बारे में, बताओ क्या है आपका क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला या क्लोरोफिल बी, जिससे हम उसको जितना भी उसमें मॉलिक्यूल है उसको रिप्रेजेंट कर दिया इस तरह से, इसको इंपेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। तो ये बेसिकली आपका क्लोरोफिल ए का क्या है, पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का इस तरह का रेशियो रहता है, ओके। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, जितने भी एटम उसमें मिलकर के वो बनाया हुआ है, वो है इंपेरिकल फॉर्मूला किसका बोला, क्लोरोफिल ए का। इतनी बात आपको समझ आई ना, 3 ही पॉइंट बोले, देखो मैंने कुछ ज्यादा नहीं बोला, आप रिमेम्बर करिए। पहले प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से सारे प्लांट्स में है, ठीक है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। दूसरा इसका जो ये एक केमिकल मॉलिक्यूल है, केमिकल स्ट्रक्चर है ऐसे भी बोल सकते हैं, जो डिफरेंट एटम से मिलकर बना होगा और उसमें क्या क्या होगा, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और आपका मैग्नीशियम है, ठीक है। अब हमने किसका नंबर कितना है उसको बता दिया आपको और एक एम्पिरिकल फॉर्मूला बना दिया, उस पूरे मॉलिक्यूल का एक फॉर्मूला दे दिया कि भाई साहब ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, जैसा भी वो मॉलिक्यूल है उसमें कितना नंबर ऑफ किस एटम का है वो रिप्रेजेंट करना उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाएगा, ओके। तो दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ व्हाट, क्लोरोफिल ए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, ओके बच्चा। अगर मैं टेस्ट लूंगा तो आप जानते हो मैं ये दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, इंपेरिकल फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, ओके। देन हम जो है अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अपने लेक्चर में। इतने 3 पॉइंट समझ में आए होंगे, अब जगह नहीं है तो मुझे मिटाने पड़ेंगे ना, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिएगा, अब आता है और भी मजेदार चीज, ठीक है बेटा।
अब बात ये है कि हम इस क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल के जरा स्ट्रक्चर की ओर अगर बढ़े तो किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे देखना, चीजें बहुत इंटरेस्टिंग आएंगी। अगर हम इसको देखें, क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को आप विजिबली देखना चाहोगे ना, तो इसमें दो अलग अलग रीजन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या देखने को मिलते हैं? दो अलग अलग रीजन्स देखने को मिलते हैं। और वो रीजन्स क्या है? ठीक है, वो रीजन ये है कि आपका अगर क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को पूरे को हम देखें तो उसमें कितने रीजन्स देखने को मिलते हैं? दो। ठीक है, दो रीजन्स क्या है वो? एक दिखता है, ध्यान से सुनना, एक दिखता है, इधर पे आ जाता हो जरा, एक दिखता है इस तरह का एक स्ट्रक्चर जिसको हम बेसिकली कहते हैं हेड। ध्यान से सुनो मेरी बात, क्लोरोफिल ए के स्ट्रक्चर में आ गए हम, हेड बोलते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब हेड है तो हेड जैसा मैं एक आपके समझने के लिए बना दे रहा हूं। ठीक है, आपका इस तरह का बेसिकली एक क्या दिख रहा है, एक इस तरह से इसमें है हेड। ओके बच्चा, ये समझो ये हेड है। ठीक है, और इसके पास एक टेल होती है, एक ही पूंछ वाला ये, ऐसे करके समझ लो, इट हैज अ सिंगल टेल। एक इसके पास क्या प्रेजेंट है? लॉन्ग टेल है। ठीक है, अब ये तो हमारा देखने का और कहने का नजरिया हुआ, ऐसा बोला, पर वो केमिकल स्ट्रक्चर है, वो टेल थोड़ी ना है। ऐसा एक मॉलिक्यूल, तो एक इसमें हेड है आपका, दूसरा क्या है, एक इसमें हेड है और दूसरा क्या है, लॉन्ग टेल है। अब जरा केमिकल स्ट्रक्चर पे जाते हैं। एक्चुअल में हेड और टेल बेसिकली है क्या, है ना। इस टेल को मैं ऐसे बना देता हूँ बेचारा, है ना, एक ही पैर बना देता हूँ, है ना, जैसा कि इसको भी अच्छा लगे और आपको भी देखने में अच्छा लगे, है ना। ओके, तो दिस इज द टेल। अब सच में थोड़ी ना टेल है, हमारी तरह इंसान थोड़ी है जो टेल होगा उसके पास, मतलब कोई जानवर थोड़ी ना टेल होगा। ये तो एक देखा और उसको एक बेसिकली हमने एनालॉजी दे दी, है ना, इस तरह का कुछ दिख रहा है करके। अब जब हम इसके केमिकल फॉर्म पे गए तो हमें देखा हेड बना किससे होता है, जिसको हम हेड कह रहे हैं एक्चुअल में, वो हेड किससे बना है, क्या है उसके अंदर, किससे बना है। तो जब हमने इसको देखा, इसको केमिकली ऑब्जर्व किया, तो हम पाते हैं कि जो हेड जिसको हम कह रहे थे ना, वो एक प्रकार का क्या रहता है वो एक प्रकार का पोरफायरिन से मिलकर के बना होता है। वो बना रहता है किससे? आपका पोरफायरिन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, मैं फिर कह रहा हूं, ये जो शब्द मैं यहाँ पे लिखा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पोरफायरिन का बना हुआ स्ट्रक्चर है। अब तुम्हें ये समझ नहीं आया होगा कि पोरफायरिन क्या है। ये तो पहली बार कुछ फायर कर रहे हैं क्या? नहीं, फायर वायर कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी बताते हैं पोरफायरिन क्या है। ठीक है, पहली बात एक बार फिर से पीछे आते हैं थोड़ा। क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल जब हम आपका रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो दो रीजन्स को है, अपनी सहूलियत के लिए हमने दो रीजन बना रखे। एक का हमने हेड होता है बड़ा सा, है ना, आपका बहुत बड़ा हेड होता है, अभी मैं इसके डायामीटर आपसे बात नहीं कर रहा, और एक टेल होता है, सब बोला। ठीक है, फिर अब मैं थोड़ा सा और स्पेसिफाई, अब हेड थोड़ी कहूंगा उसको, कुछ केमिकल स्ट्रक्चर होगा, जिस केमिकल स्ट्रक्चर से ये हेड इसका बना, हेड जैसा बना है, उसको कहते हैं पोरफायरिन। अब भला ये पोरफायरिन क्या है? पोरफायरिन होता है, ध्यान से सुनना, पोरफायरिन होता है एक प्रकार का साइक्लिक स्ट्रक्चर। कैसा? साइक्लिक। अब केमिस्ट्री सभी बच्चों की है, साइक्लिक का मतलब आप सब समझते होंगे, जहां पर सारी बॉन्ड मिलकर के आपका एटम मिलकर के एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, बंद स्ट्रक्चर बना, एक चेन वाला फॉर्म होता है ना, जैसे बेंजीन बनाते हो आप ना, लाइक दैट, ऐसे समझो, जैसे आपने बेंजीन बनाया तो बेंजीन में यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ये स्ट्रक्चर बंद हो गया पूरी तरह, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अगर ये पे 6 कार्बन को मैं 1 2 3 4 5 और 6 जोड़ू, ये साइक्लिक नहीं है, ठीक है ना, ये फिर एलिफेटिक कहलाता है, एरोमेटिक एलिफेटिक सुना होगा, नॉन साइक्लिक हो गया वो। तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसका मतलब समझो ये हेड जो है एक कुछ केमिकल मिलकर के गोल सा बना रहे हैं बॉन्ड से मिलकर के, है ना, पर किसका है? साइक्लिक तो है, पर किसका है? साइक्लिक
डेरिवेटिव है एक प्रकार का, साइक्लिक डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव मतलब साइक्लिक फॉर्म बनी है किसी चीज से। किससे बनी है अगर बोलेंगे तो टेट्रापाइरोल से, ठीक है, आपका किससे, टेट्रापाइरोल से। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके बच्चा, दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज टेट्रापाइरोल? पहले तो आप ये समझो पाइरोल क्या है, तब समझोगे टेट्रापाइरोल क्या है। ऐसा पढ़ा था कभी जिंदगी में? ये इस तरह से पढ़ते थे, इस तरह का पेंटागोनल स्ट्रक्चर, यहाँ पर लगा देते थे नाइट्रोजन, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पढ़ा था कभी? पढ़ा ही होगा। अभी तुम्हारे केमिस्ट्री में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ना, वो है ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये पाइरोल। तो ये बन गया, इसी को कहते हैं क्या बच्चों मेरे, पाइरोल। अब कितने पाइरोल हैं चेक करो। टेट्रा मतलब कितना होता है, 4 पाइरोल हैं, एक नहीं, ये तो एक पाइरोल है। ऐसे कितने पाइरोल हैं हेड में, 4 पाइरोल है। और वो 4 पाइरोल ये देखो ऐसे करके हैं, हाँ 4 अगर मैं बनाऊं तो समझने के लिए बना रहा हूं। तो एक पाइरोल ये मान लू मैं ऐसे करके, 2 पाइरोल हो गए, एक पाइरोल यहां से भी बना देता हूं मैं, है ना बच्चा। इस तरह से 4 पाइरोल बना देता हूं ताकि आपको बात मेरी समझ आए। एक पाइरोल में यहाँ पर भी बना देता हूं, है ना। ये हो गया, कितने पाइरोल हो गए, 4 हो गए। अब ये 4 पाइरोल को अगर मैं ऐसे जोड़ दूं ना आपस में, ये इसका पाइरोल, इसके कार्बन, यहाँ का कार्बन, ऐसे यहाँ का कार्बन, कैसा बन गया बताओ, साइक्लिक। कैसा बन गया, साइक्लिक। तो इसी को बोलते हैं पोरफायरिन। ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना 4 टेट्रापाइरोल के मॉलिक्यूलों से मिल करके, इसी को बोलते हैं पोरफायरिन। ऐसा ही आप हीमोग्लोबिन में भी पढ़ो। इस जो पूरा ये सर्कुलर स्ट्रक्चर बना ना मेरे बच्चों, इसको बोलते हैं पोरफायरिन। तो समझे आप? ये हेड जो है ऐसा क्यों दिख रहा था गोल गोल, इसका कारण ऐसा था। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी 4 पाइरोल ही बता रखे मैंने, आगे को भी ये है। ओके आपका, तो क्या होता है मेरे बच्चों इसमें क्या रहता है, 4 पाइरोल से मिलकर के एक साइक्लिक डेरिवेटिव स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पोरफायरिन कहते हैं। ओके, अभी बात समझे आप? सरल है, कुछ नहीं है। केमिस्ट्री इतनी आसान है ना, मैं क्या बताऊं तुम्हें। किसी दिन मैं तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना, तब कहोगे ओहो ये तो बायो से भी आसान है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा नहीं ना, तो तुम बोल भी नहीं पाओगे, है ना। चलो कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। ओके ओके देन, तो अभी हमें पता चल गया हेड जो है भैया वो पोरफायरिन है। ये शब्द याद रखो, पोरफायरिन है। और कोई तुमसे गलती से भी पूछ देना पोरफायरिन, बोलना नहीं, मुंह से बना के दिखा देना, भाई देख ऐसा होता है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं किसकी, टेल की। अभी और चीजें हैं उसमें, और बात करेंगे, ठीक है। अभी बातें खत्म नहीं हो रखी हैं, अभी और भी चीजें उसमें हैं, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है बेटा। ओके देन, अब सुनो ध्यान से, ठीक है। अब ये तो हो गया पोरफायरिन। अब टेल की बात करते हैं। टेल क्या है, इतना लंबा लंबा लगा हुआ है, क्या है ये, ठीक। ये हाइड्रोकार्बन की चेन है। हाइड्रोकार्बन समझ तो, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, ऐसा हाइड्रोकार्बन की एक सिंपल सी चेन है ये। ओके बेटा, तो उसको कहते हैं यहाँ पर फाइटॉल। जैसे उसको बोला क्या बोला, पोरफायरिन, इस पे यहाँ पर क्या बोलते हैं, फाइटॉल। फाइट नहीं कर रहा ये, है ना, ऑल, फाइटॉल, ऑल लगा है, कुछ तो है, अल्कोहल, ऑल, है ना, कुछ ऐसा है। तो क्या होता है फाइटॉल, अगर कोई तुमसे पूछे तो एक प्रकार का डाइटरपीन है बच्चा। क्या है, डाइटरपीन। अब तुम्हारे लिए आई थिंक ये ज्यादा हो जाएगा, अब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा पहले टर्पीन्स क्या होते हैं। जब तुम्हें ये पता चलेगा टर्पीन क्या होते हैं, तब तुम्हें ये पता चलेगा डाइटरपीन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल इतना ही बता रहा हूँ, ये आप ढूंढ लेना, मैं इस पे इतना नहीं डिटेल जा रहा, ठीक है। इतना समझो, एक फाइटॉल है, फाइटॉल एक डाइटरपीन है। डाइटरपीन अल्कोहल है, ठीक है। डाइटरपीन अल्कोहल होता है फाइटॉल, ठीक है। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ ना, ये आता है C फॉर आपका 20। देखो डाइटरपीन है, एक टर्पीन में 10 बेसिकली क्या आने वाले हैं, इसका मतलब 10 क्या आएंगे, कार्बन आएंगे, लेकिन इसमें कितने हैं, 20 हैं, तो डाइटरपीन हो गया। ओके, तो अल्कोहल है एक प्रकार का। देखो ये 40 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आ गया OH, दिख रहा है आपको, दिस इज
आपका उसको बोलते हैं फाइटोल। तो आप ऐसे लंबी सी कार्बन 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 20 कार्बन की चेन बनाओगे और वहां पर आपका ये लगा। अब 20 कार्बन कैसे बनाओगे कैसे नहीं, वो बात की बात है, उस पर हम बाद में बात करेंगे जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ठीक है, ये दो आपका कहानी के पात्र हैं। ठीक है, एक टेल हो गया इसमें, जिसको हम फाइटोल कह रहे हैं। फाइटोल एक डाइटरपीन अल्कोहल होता है, जिसका ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया है। और हेड जो होता है पोरफायरिन का बना होता है। पोरफायरिन यहाँ पे क्या है, साइक्लिक डेरिवेटिव स्ट्रक्चर है किसका, टेट्रापाइरोल का। ठीक है, पर इतना कहने से बात नहीं बनती, कुछ एडिशनल चीजें और होती हैं इस स्ट्रक्चर में। वो क्या होती हैं वो मैं बताता हूं अब आपको। ठीक है, वो एडिशनल स्ट्रक्चर्स अभी बातें याद रखनी है। ठीक है, एक इसमें एडिशनल स्ट्रक्चर होता है जो इसका हेड होता है ना बेटा, इसमें एक आइसोसाइक्लिक पेंटेनॉन की रिंग पाई जाती है। आइसोसाइक्लिक पेंटेनॉन की रिंग पाई जाती है। 5वीं रिंग, 4 रिंग तो हमें फाइटोल की दी गई थी, उसके अलावा उस हेड में एक और रिंग है, वो मैं बताता हूँ। वो आइसोसाइक्लिक पेंटेनॉन, आइसो मतलब क्या हो गया, समान, साइक्लिक। अब एक बेंजीन बनाया, जैसे तुमने बेंजीन में सबके सब 6 कार्बन है, वो पूरी रिंग किससे बनी है, 6 सिमिलर एटम से मिलकर बनी है, तो आइसोसाइक्लिक बोलेंगे उसको। जैसे पाइरोल हेट्रोसाइक्लिक है, तुम पढ़ोगे इस बार हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें सब रिंग बनेगी जरूर, लेकिन एक आपका एटम जो होगा अलग ही होगा, एक एटम सिमिलर नहीं है। जैसे हमने बनाया है ना, ऐसे अगर मैं तुम्हारे सामने कहूँ बेटा ये बेंजीन है बोलूं, तो इस बेंजीन में ये पूरा रिंग जो बनी है 6 के 6 कार्बन से बनी है, सिमिलर एटम, तो ये आइसोसाइक्लिक हुआ। अगर यहीं पर मैं नाइट्रोजन लगा देता, ऑक्सीजन लगा, तब ये अब आइसो कहाँ है, 5 तो एक ही जैसे, लेकिन ये तो अलग है, अभी हेट्रोसाइक्लिक हो गया। ठीक है, तो जो फाइटोल की रिंग बनाई थी हमने पोरफायरिन, जिसमें हमने 4 टेट्रापाइरोल लगाए थे, उसके अलावा उस स्ट्रक्चर में एक एडिशनल स्ट्रक्चर और होता है आइसोसाइक्लिक। आइसो मतलब समान, एक समान टाइप के कार्बन से मिलकर के बनाए, एक समान टाइप के एलिमेंट से एटम से मिलकर बनाए, इसलिए साइक्लिक है। आइसो सारे के सारे एटम सेम है, पर पेंटेनोन है। कितने कार्बन है, 5 कार्बन। 5 कार्बन की एक और एक्स्ट्रा रिंग होती है। उसके अलावा एक चीज तो ये समझ में आई हमें, 5 कार्बन की एक रिंग होगी। 5 कार्बन की रिंग बनाओगे तो ऐसे बना सकते हो आप, ये होगी ना कार्बन 1 2 3 4 5, ऐसी एक रिंग होगी। और उन चारों के अलावा टेट्रापाइरोल हेड में एक बात कर रहा हूं, और बीच में जो एरिया बच जाता है ना बेटा, उस बीच में एरिया में, यहाँ पर ध्यान से सुनना, ध्यान से अब बात समझना, उस बीच वाले एरिया में मैग्नीशियम भी होता है। ठीक है, हमने फॉर्मूला याद करना, वो फॉर्मूला को मैं यहाँ पर बनाऊंगा। ठीक है, चलो कुछ ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अब इसी का केमिकल स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे तुम्हें बना करके दिखाता हूँ पूरा, और वो तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है बड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, बड़ा है तो क्या, अपने घर में होगा, बड़ा है तो हमारे लिए क्या है ना। ये बात, अगर मेरी बातें तुम्हें समझ आई तो मैं अब सारा इस पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तुम्हें यहाँ केमिकली बना के दिखाता हूँ। ठीक है मेरे बच्चों, चलो बनते हैं। ठीक, अब क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर बनाएंगे, केमिकल स्ट्रक्चर पूरा याद रखना आपको। ठीक, कितने पाइरोल थे पहले ये बताओ, कितने हेड बनाएंगे ना, पहले हेड बनाएंगे फिर टेल बनाएंगे। ओके, कितने पाइरोल थे, 4। चलो देखो मैं बनाता हूँ 4 पाइरोल। थोड़ा सा इसको टिल्ट, हम ऐसे सीधे ना बना के थोड़ा टिल्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं टिल्ट, ये देख लो, ये है ना, यहाँ पे लिख दो नाइट्रोजन। एक पाइरोल हो गया बच्चों, अभी बॉन्ड ही नहीं लगाने, पाइरोल हो गया ना एक। दूसरा मैं बना रहा हूं इधर पर को। ठीक है, ये इस तरह से बना रहे हैं इसको थोड़ा सा, ये हो गए 2 पाइरोल। क्लियर, अब एक मैं बनाता हूं इधर पर को, एक थोड़ा सा नीचे पे और बनाना पड़ेगा। ये बन गया, ये और ये और ये, कितने पाइरोल हो गए, 3। अब बनाऊंगा मैं एक इधर पर को, लाइक दैट लाइक दैट लाइक दैट, ये बन गया। कितने हो गए, 4 हो गए, 4। ओके, ये नाइट्रोजन है, ऐसे आपको भी बनाना है। देखो सिंपल है। ठीक है, कितने पाइरोल होगी, 4 रिंग होगी, इसको लिख दे भी 4 रिंग।
रिंग नंबर 1, रिंग नंबर फर्स्ट, रिंग नंबर सेकेंड, रिंग नंबर थर्ड, रिंग नंबर 4 ऐसे बना लेने आपको। ऐसा ही था, 4 पायरोल था। ओके, अब ये 4 पायरोल आपस में जुड़े हैं, बहुत सरल है। आपस में ये क्या है, जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं देख लो जरा। इनके बीच में ये कार्बन से जुड़े हैं। एक इधर पे कार्बन मैंने बनाया तो ये इसका यहाँ से जुड़ गया कार्बन, इसका यहाँ से जुड़ गया। ओके, फिर ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, ये एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर जुड़ गया। सेम यहाँ पर भी होगा, देखो इधर पे फिर बनाएंगे, फिर यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, दिख रहा है बच्चों, ऐसा है। ठीक है, अब ये होता है CH, हाइड्रोजन होता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि देखो कितनी वैलेंसी होगी, 1 2 3 हो गई। ठीक है, आपका 3 वैलेंसी आपको यहाँ पे दिखानी है। बहुत सरल है, देखो 4 पायरोल बनाओ और 4 पायरोल को फिर ऐसे जोड़ दो। अब मैंने यहाँ पे क्यों नहीं बनाया, अब तुम कहोगे यहीं पर तो होता है वो 5 कार्बन वाला जो रिंग नहीं कह रहा था मैं। ठीक है, वो रिंग इधर ही पर होती है बेटा, इधर ही पर होती है वो रिंग। ठीक है, ये देखो, ये ध्यान से देखना, ये है ना, फिर ये, फिर ये, फिर ये 5 कार्बन। देखो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। ठीक है, ये बन गई एक रिंग। इस तरह की रिंग यहाँ पर आपका बेसिकली बनी है। आपका यहाँ पर एक कार्बन हम ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे। ठीक है, दिस इज कार्बन। ये बन गया 4 रिंग, है ना। अब इस वाले को इसके साथ जोड़ देना है। ठीक है, इस वाले को इसके साथ जोड़ देना है। देखो बन गया, ये है हेड। अब इसमें थोड़ा बॉन्ड लगाने पड़ेंगे हमको। ओके, डबल बॉन्ड होते हैं ना इसमें, वो लगाने पड़ते हैं। देखो कहाँ कहाँ पर लगाने हैं वो याद रखना है तुम्हें। ठीक है, आपका वो बात जो है वो याद रखनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ पर। देखो एक यहाँ पर पहले एक छोड़ के लगाना है। इसको छोड़ो, यहाँ पे लगाओ। इसको छोड़ो, जहाँ को रिंग जा रही है वहां को लगाना, जहाँ पे लंबी चेन बन रही है। ठीक है, इसको छोड़ दिया। अब तुम सोचोगे इधर पे, नहीं, इधर पे बनाओ, इधर पे। अब इसको छोड़ो, इधर पे। अब बताओ, इसको छोड़ोगे इधर पे, फिर इसको छोड़ोगे इधर पे। इस पे नहीं लगाना, ये साइक्लोपेंटेनोन है, पहले बताया था, है ना। अब कहाँ जाओगे, अब कहाँ को आओगे, इधर को। तो आपका इधर को अगर तुम आते हो तो इस पे तो हमने लगाना है नहीं, तो हम लगाएंगे अब इधर पे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक पायरोल में 2 तो बनाए, 2 तो हमें चाहिए ही, है ना। बात समझ में आ रही है। तो अब बनेगा कहाँ पे, इधर पे। अब उल्टा उधर को तो नहीं जाओ, इधर को आओ, इसको छोड़ दो, यहाँ पे लगा लो। फिर इधर को आओगे साइड, तो क्या करोगे, इसको छोड़ दोगे, इधर पे लगाओगे साइड, है ना। 1 मिनट, हाँ, कहाँ पे लगाओगे, इसको छोड़ा, इधर को जाओ, इधर को नहीं आना है, इधर को जाना है। तो इसको अगर छोड़ देते हैं तो ये इधर पे लग गया, इसको छोड़ दो, इस पे आओ, इसको छोड़ दो, इस पे आओ, बस बात हो गई। सारे डबल बॉन्ड जो हमने लगाने थे वो लगा दिए। पायरोल नंबर 1 2 3 4 5 हो गया। कहानी आपका तुम्हें जो है वो समझ आ जानी चाहिए। ठीक है बेटा, ये हो गया पायरोल। अब यहाँ पर एक खास बात ध्यान से सुनना, मैंने बोला था मैग्नीशियम भी होता है। बोला था कितना मैग्नीशियम बोला था, क्लोरोफिल ए के स्ट्रक्चर में एक ही बोला था। तो मैग्नीशियम होता है बीच में, यहाँ पर ध्यान से सुनना, मैग्नीशियम होता है कहाँ पर, एकदम बीच में, इस रिंग के बीच में। अब ये जुड़ा रहता है नाइट्रोजन से। किससे, देखो नाइट्रोजन दिख रहे हैं आपको, थोड़ा सा इनको अच्छे से बना लेते हैं। ये जुड़ता है कैसे जुड़ता है, ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2 बातें समझना कि नाइट्रोजन से मैग्नीशियम जुड़ा कैसे रहता है, वो बड़ी बात है। अब यहाँ पर 4 नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम नॉन आयनिक फॉर्म पे, आयनिक फॉर्म नहीं है मैग्नीशियम की, नॉन आयनिक फॉर्म है, याद रखना। नॉन आयनिक, आयनिक होती तो Mg+2 करता, Mg+3, पर प्लस के फॉर्म पे कहीं नहीं लिखा है, तो नॉन आयनिक फॉर्म है। ठीक है, तो अब यहाँ पर किस तरह से मैग्नीशियम जुड़ता है नाइट्रोजन के साथ वो देखो। ठीक है, हर एक नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हर एक नाइट्रोजन के बाद पहली बात तो एक बात लगा लो आप, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है। इतना तो जानते होगे शायद तुम लोग, अब इतना भी बताना है, इतनी केमिस्ट्री भी तुम्हारी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब देखो दो जो है, 2 नाइट्रोजन इधर पे लिख देता हूं, 2 नाइट्रोजन उस रिंग में से मैग्नीशियम के साथ जो बॉन्ड ये बनाएंगे, जिस बॉन्ड से जुड़ेंगे Mg के साथ, 2
बॉन्ड, दो नाइट्रोजन जो है आपका ऐसे जैसे जुड़ रहा है, एक नाइट्रोजन इधर से एक नाइट्रोजन, ये दो बॉन्ड जो बने ये दोनों बॉन्ड होंगे कोवेलेंट। तो मुझे ये ना बताना पड़े कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, एक वो देता है एक ये देता है, तो उससे जो बॉन्ड बनता है उसको आपका कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो दो तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे, तो बना लेते हैं। चलो माना इस नाइट्रोजन ने इस नाइट्रोजन ने बॉन्ड हटा देते हैं, इस नाइट्रोजन ने और इस नाइट्रोजन ने इसके साथ कौन सा बॉन्ड बना है, ऐसे जिसको दिखा रहा हूँ वो कोवेलेंट बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड बना, कोवेलेंट बॉन्ड, दो। अब बच गए कितने नाइट्रोजन, दो। अब वो बचे हुए दो नाइट्रोजन इस मैग्नीशियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देता है बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास है दो, तो दोनों के दोनों इस बॉन्ड को, एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अब नाइट्रोजन के पास दो थे तो उसने पूरे के पूरे दे दिए इसको ऐसे करके। चलो बॉन्ड बना लेते हैं। इसने कहा कि भाई अभी तो मैं बॉन्ड बना लेता हूँ, एक काम कर, तेरे पास अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो दोनों में ही दे देता हूँ बॉन्ड बनाने के लिए, तेरा भी काम चल जाएगा मेरा भी चल जाएगा, है ना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमेशा ऐसे दिखाना पड़ता है ये। तो दो कैसे बॉन्ड बने, कोऑर्डिनेट, इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखो दो कोवेलेंट बॉन्ड बने और दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो ये हुआ हेड का। अभी भी हेड का स्ट्रक्चर पूरा हुआ नहीं है। अब यहाँ पर हमें काउंटिंग करनी पड़ती है बेटा, एक बात याद रखना, काउंटिंग करते हैं उन्हीं को करते हैं जो रिंग में है स्ट्रक्चर। देखो कैसे देखना, काउंटिंग किस तरह से हम यहाँ पर करेंगे वो याद रखना। ठीक, नंबर 1 इसको बोलेंगे, नंबर 2। ठीक है, अब देखो ना इसको गिनेंगे, ये जो लिंक है ना इसको गिनेंगे, ये जो लिंक है इसको मत गिनो, इसको मत गिनो, इसको मत, ये आएगा 3, ये आएगा 4। अब इसको गिनोगे नहीं, ठीक है, इसको गिनोगे, इसको किसी को नहीं गिनना है हमने अब। ठीक है, आपका बेसिकली 3 और 4 हो गया ना। अब इसको इस वाले को गिनना जरूर पड़ेगा। यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 6। पायरोल में ही गिनना है सिर्फ, पायरोल में जो बधे हैं वो उनको नहीं गिनना, जो फ्री है। देखो 7 और 8 आया, इस तरह से बेसिकली आपका आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, हेड में आपको क्या करना है। ठीक है, नंबर 2 पे, नंबर 2 कहाँ पर है, यहाँ पर विनाइल ग्रुप जोड़ना है। अगर आपको पता हो विनाइल क्या होता है, पढ़ा होगा विनाइल, एलाइल। विनाइल होता है, देखो जो ये बेसिकली ये कार्बन है ना, यहाँ पे ये वाला बना है, इसके बगल वाला जो कार्बन होगा वो सीधे डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा किसी दूसरे कार्बन के साथ, ऐसे करके। ठीक है, तो देखो विनाइल बना देता हूं मैं इसी के साथ। इसमें सी नहीं लिखा है, सी यहाँ पर है, देखो ये CH लिखा मैंने क्योंकि ये डबल बॉन्ड से सीधे जुड़ा है CH2 से। इसको बोलते हैं विनाइल ग्रुप, CH2, वो हो गया विनाइल ग्रुप। ठीक है, नंबर 1 पे आपका जो बेसिकली है क्या कहते हैं, और तीसरे पे यहाँ पे देखना, ये तीसरा ग्रुप पे CH3 लगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये वाला इंपॉर्टेंट ग्रुप है CH3। बाकी होने को CH3 यहाँ भी होता है, वहां भी होता है, जगह जगह पे CH3 लगाना है आपको। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना C2H5 लगता है इस जगह पे, और C2H5 यहाँ पे लगता है चौथी कार्बन नंबर चौथे पे, और कार्बन नंबर 8वां आपको फिर से फ्री दिख रहा होगा, यहाँ पे CH3 लगेगा फिर से इस तरह से। ठीक है, 7वें पे हम आपका क्या जोड़ते हैं, 7वें पे बेसिकली आपका एक लंबी चेन जोड़ते हैं ऐसे करके, CH2 होता है और आपका फिर से CH2 होता है और आपका COOH होता है। ठीक है, 7वें पे इस तरह से। अब कौन सा बच गया, आपको 5वां फ्री दिख रहा होगा, 5वां फ्री दिख रहा है तो फिर से CH3 जोड़ देते हैं, और इसके बाद आपका रिंग में, पायरोल रिंग में कोई नहीं दिख रहा, लेकिन याद रखो पेंटेनॉन कहा था हमने इसको, पेंटेनॉन, आइसोपेंटेनॉन। ऑन मतलब हुआ कीटोन ग्रुप, ये हुआ, ये वाला साइड बच गया इसका। इस साइड पे भी हमें लगाना है, इस साइड पे हमारे पास जो होता है COO आपका CH3 होता है, इस तरह का ग्रुप। तो ये है टोटल हेड, ये है हेड, जो कि बहुत सरल था, कोई टफ नहीं था। आपका इतना होता है हेड में बच्चों। ठीक है, अब क्या बनाना है मुझे, टेल बनाना है। तो सारा हो गया हेड का खेल। देखो 4 पायरोल हो गए, टेट्रा पायरोल, पायरोल नंबर 1, पायरोल नंबर 2, 3, 4, उसके साथ एक आइसोपेंटेनॉन की आइसोसाइक्लिक रिंग,
1 2 3 4 5 कार्बन और बीच में आपका आइसोपेंटेनॉन है, सब कार्बन, देखो कार्बन 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 कार्बन, और इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है तो पेंटेनॉन हो गया, ठीक है। और बीच में क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक। इस साइड में आपका तुम्हें ये याद रखना है, सिर्फ एक ये वाला पार्ट याद रखना है, दूसरे पे एक ये यहाँ पे क्या होता है, बाकी तो सब सेम ही है, इनको सेम ही लगाना है जो भी, क्लियर। ये हो गया हेड। अब टेल भी तो होता है, ये टेल फाइटोल वो कहां से जुड़ता है, वो जुड़ता है यहाँ पर से। अब यहाँ पर जगह तो है नहीं, उसको मैं ऊपर से बनाऊंगा इसलिए, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं और टेल को बना देते हैं, ठीक है बेटा। बहुत सरल है यार, कोई टफ नहीं है, टफ डरना नहीं है आपको, बस मैं सिखा रहा हूँ ना, जैसे सिखाए वैसे बनो। अब इधर से आगे की कहानी देखो क्या होता है। मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, इस COH को मैं ऐसे लिख देता हूँ, अगर कोई दिक्कत नहीं है। ये ऊपर से कार्बन से जुड़ा होगा, C डबल बॉन्ड O, और अगर ऐसे लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे से फाइटोल की रिंग लगती है, तो वहां पर लास्ट में OH था, अगर आपको याद होगा, C20 H39 OH, तो यहाँ पर भी OH आएगा, वहां पर भी OH, तो यहाँ से एक H2 का मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो ये ऐसे जुड़ जाता है, ठीक है, कार्बन के साथ। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है CH3 होगा लास्ट में, तो आपका क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, ठीक है। और लंबी सी चेन, ये याद रखना है। अब इसके बाद याद रखना है, देखना ध्यान से सुनना, बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये इस तरह से CH लगने वाला है, पहली बात। CH2 नहीं है तो CH है, तो डबल बॉन्ड होगा, तो ये जुड़ने वाला है डबल बॉन्ड C से। अब इधर से कहानी आसान है, क्या कहानी, इधर से नीचे को था फाइटोल, इधर से ऊपर को तो ये था, ये COOH नहीं दिख रहा है, ये ऐसा था, C डबल बॉन्ड O और OH था। अब इससे उसका OH जुड़ गया, तो यहाँ पर ये लिंक हो गए दोनों, ये वाले एक। अब नीचे को देखो CH2 CH, अब यहाँ को देखो CH3, ठीक, ध्यान से देखो, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इधर को ये ऐसे करके, ठीक है, कार्बन यहाँ पर बेसिकली प्रेजेंट होगा, CH2, ये हो गया CH2, फिर इधर आओ, फिर से CH2, ठीक है, फिर इधर जाओ, फिर से CH2, ठीक है आपका, फिर इधर आओ, इधर पे आएगा CH, क्यों, क्योंकि इसके साथ जुड़ने वाला है एक CH3, ये देखा। फिर और देखना, फिर इधर जाओ और CH2, फिर इधर आओ और CH2, फिर इधर आओ, ठीक है। देखो ये हर एक बार में एक CH3 और दूसरे CH3 के बीच में एक CH2 आना चाहिए, तो अभी भी हमारा क्या बच गया, यहाँ पे हमें CH2, अब देखो आए ना, अब यहाँ पे CH लिख के इसको CH3 बढ़ा दो, 4 करने आपको ऐसे। फिर यहाँ को जाओ और CH2, फिर इधर को आओ और CH2, है ना, फिर इधर ही जाओगे और CH2, फिर इधर आओगे, क्या होगा बताओ, इधर को आओगे तो क्या होगा बच्चों, CH होगा, है ना आपका। इस तरह से क्या बनेगा, CH, ठीक है। और फिर इससे क्या जोड़ दोगे, इस तरह से CH3, और फाइनली एक और CH2 लगा दोगे तो काम कंप्लीट हो जाता है, हो गया हमारा फाइटोल, ठीक है। ये है चेन फाइटोल की, कुछ टफ नहीं है, सरल है, इतना याद रखो। पहले यहाँ पे क्या जुड़ा है देखो, ठीक है, वो इसके साथ क्या जोड़ा हमने, फाइटोल था ना, C20 हो गए होंगे, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 वही ना C20, ठीक है। तो C20 क्या था, उसका फॉर्मूला C20 था, H39 था, OH था, वो OH कहाँ है, OH यहाँ पर था मेरे बच्चों, ये ऐसे था OH यहाँ पे फाइटोल। अब वहां पर क्या था, वहां पर भी OH था, COOH था, यहाँ से फाइटोल का OH आया, तो यहाँ से दोनों ने रिएक्शन किया आपस में, तो OH निकल गया, H2 निकल गया, ये जुड़ गया, फाइटोल जुड़ गया हेड के साथ, ठीक है। तो इसके साथ अगर जोड़ के लंबी सी चेन नीचे को बना दोगी, तो इधर से नीचे को हम उसको लिखेंगे क्या, फाइटोल, और इधर से ऊपर को हम उसको क्या लिखेंगे, हेड पोरफायरिन। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर किसका, जो कि आपको बनाया है आपके नोट्स में, किसका है ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर है किसका, ये पूरा स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल ए का, किसका, क्लोरोफिल ए का, जिसमें सारी कहानी जो भी थी मैंने तुम्हें बता दी, और बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। अब इसमें जो आपका क्या ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रॉन को लाइट से फोटोन को एनर्जी को हार्वेस्ट करती है, वो आपको बताएंगे बाद में। यहाँ पर कुछ ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके बारे में बेसिकली बताएंगे,
ठीक है। ये हुआ क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल। किसका? क्लोरोफिल आपका ए का मॉलिक्यूल, जिसमें आपका हेड, जिसको पोरफायरिन बोलते हैं, और फाइटोन की लंबी सी चेन लगी रहती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? इस पूरे को बोलेंगे हम क्या? आपका क्लोरोफिल ए। बार बार प्रैक्टिस करना, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ अब इसको। आप प्रैक्टिस करना घर में 2 बार 3 बार, तो आपको बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मत समझो कि नहीं आएगा, है ना, आ जाएगा। मेरे को आ गया, मेरी नहीं है केमिस्ट्री, तुमसे भी कई गुजरी है, मेरे को आ गया तो तुमको भी आ जाएगा ना। ओके, देन अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ 1-2 पॉइंट और है। तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया, है ना। अब आगे बढ़े। अब जो है क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल में जब सनलाइट पड़ेगी, विजिबल पूरा स्पेक्ट्रम पड़ेगा, सनलाइट मतलब पूरी सनलाइट पड़ेगी, तो उसमें से सिर्फ आपका प्लांट क्लोरोफिल जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट को लेता है। कौन सा? विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है उसकी लाइट को हम आपका स्पेक्ट्रम की लाइट को ही बेसिकली क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। जिसका क्या है वेवलेंथ बताओ? 400 से 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। परसों बताया था मैंने। क्या क्या आता है इसमें? विबग्योर, देखो ये पहले वॉयलेट आता है, इंडिगो ऐसा बोलते हो कुछ, ब्लू, ठीक है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और 700 में क्या आएगा? रेड आएगा। तो यहां से यहां तक की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो अब क्लोरोफिल सभी थोड़ी ना करता है, लेकिन इसमें से भी क्लोरोफिल किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को क्लोरोफिल ए जो है वो आपका एब्जॉर्ब कर रहा है। तो वो कौन कौन सी हैं, ये भी क्वेश्चन पूछूंगा मैं तुमसे। वो कौन कौन सी आपका कौन कौन सा वेवलेंथ की लाइट है जिसको आपका एब्जॉर्ब करता है? कौन कौन एब्जॉर्ब करता है? जिसको एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल ए मेरे बच्चों। तो वो है आपका, ध्यान से सुनना, देख ध्यान से, वो है वॉयलेट और ब्लू, स्पेसिफिकली ब्लू, ठीक है। वॉयलेट ब्लू लिखने से बढ़िया मैं लिखूं ब्लू, ठीक है, और रेड। इनकी वेवलेंथ क्या होती है अगर तुम्हें पता हो तो? इसकी वेवलेंथ होती है 430 नैनोमीटर के करीब, ठीक है। और रेड की जो है, रेड की तो आप, रेडी है ना, रेड वेवलेंथ है, हाँ रेडी है, रेडी है। तो रेड की तो आप जानते हो, रेड की कितनी होती है आपका? 700, ठीक है, आपका 700। तो 700 एंगस्ट्रॉम की आपका लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, नैनोमीटर, ठीक है। इस तरह की 2 वेवलेंथ की लाइट को ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। एक ब्लू वेवलेंथ वाली और आपकी एक रेड वाली, ठीक है। रेड आपका 650 से, ऐसे कह सकते हैं इसको, 700 अगर ना भी कहीं कोई, तो इसको 650 से 700 के बीच में ये एब्जॉर्ब कर रहा है, नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो अगर इसके लिए कहेंगे तुम्हें कि बेटा एक काम करो कि क्लोरोफिल के एब्जॉर्प्शन का, क्लोरोफिल के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ बनाओ, तो तुम कैसे बनाओगे? देखना, ग्राफ बनाना तो आता होगा, ये आता है बहुत ज्यादा, ठीक है। ये इस तरह से ग्राफ बनाया आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, ठीक है। यहाँ पर दिखाओगे एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कौन सी चीज को एब्जॉर्ब कर रहा है, और यहाँ पे क्या दिखाओगे? लाइट की वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ, जिसको हम किससे दिखाते हैं? वेवलेंथ को लैम्डा से, ऐसे लैम्डा ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर वेवलेंथ होगी ना आपकी, कौन सी होगी? यहाँ पे कौन सा वाले सबसे कम कौन सी विजिबल में? 400 नैनोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सी होगी? 700 नैनोमीटर। तो इसके बीच में अलग अलग होंगे इस तरह से, ठीक है। अब कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है? ठीक है, कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है? 730 कहीं कहीं यहाँ पर आएगा, ठीक है, और 650 से यहाँ तक के बीच में आएगा। तो अगर बनाओ कहेंगे तो ये बनाया आपने लाइट का, इस तरह से बनाया आपने, कहा ये देखो सर, ये इधर से हो गया वॉयलेट वाला, इसको तो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, तो ये ऐसे चलेगा, लेकिन ब्लू वाले को एब्जॉर्ब, जहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा वहां पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऐसे आएगा, ठीक है। फिर ये टूटा इस तरह से, फिर ये ऐसे चलेगा, फिर कहोगे ये तो नहीं कर रहा, फिर रेड वाले में, और ये बन गया, ये बन गया स्पेक्ट्रम, ठीक है। कौन सा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए।
जिसमें इस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब, जहां पर एब्जॉर्ब करेगा वहां पर पीक बड़ा आएगा, ठीक है आपका। तो दो पीक मिलेंगे आपको, एक पीक ये मिलेगा जो 430 नैनोमीटर पे होगा, जिसमें कौन सी लाइट एब्जॉर्ब की जा रही है, ब्लू, किसके द्वारा, क्लोरोफिल ए के द्वारा। और दूसरा होगा 700, मतलब 750 से इसके बीच में, तो एवरेज मान लेते हैं 760 के करीब नैनोमीटर के करीब एब्जॉर्ब करेगा, जो कि किसकी होगी, रेड लाइट की। ये कौन सी लाइट एब्जॉर्ब की होगी इसने, ब्लू वाली, क्योंकि 730 पे ब्लू आता है। ये कौन सी की होगी, इसमें आता है रेड वाला। तो दो लाइट को क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करता है, तो उसके दो पीक मिलेंगे, बाकी को तो एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा, उसके पीक क्यों बनाऊं मैं, नहीं बात समझ में आ रही। तो इसी तरह से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाया जाता है। ओके मेरे बच्चों, तो मुझे लगता है कि जितनी बातें मैंने क्लोरोफिल, देखो क्या है क्लोरोफिल ए, ऐसे कह देते हैं, कितनी बड़ी बात है। अभी तो बहुत सारी चीजें और छुपी हैं इसमें, मैं नहीं बता रहा उसको, है ना। तो ये सारी कहानी क्लोरोफिल ए के बारे में, आई होप कि जितने भी बच्चे हैं उनको समझ आएगी। आप प्रैक्टिस करना, वीडियो को बार बार देखना, तो बिल्कुल आपको समझ आएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, अगर आप ध्यान से देखे पढ़े तो, ठीक है। तो ये सब क्लोरोफिल ए के बारे में कहानी थी मेरी, ठीक है, जो मुझे बतानी थी वो मैं बता चुका हूँ, जो कि एक प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहलाता है। ओके, जितनी भी कहानी थी मैंने सब बता दी। अब हम पढ़ेंगे क्लोरोफिल बी के बारे में, कैरोटीनॉइड के बारे में, फाइकोबिलिन। एक ही लेक्चर में वो कवर कर दूंगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है नहीं ज्यादा, छोटा छोटा स्ट्रक्चर है, तो उसको फटाफट से बता देंगे। स्ट्रक्चर भी नहीं बनाना हमने उसमें, खाली पढ़ा देना, ये होता वो होता, क्योंकि वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन इम्पोर्टेंट जो था उसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखा दिया, कंप्लीट, ठीक है। चलो आज इतना ही करेंगे, अब करेंगे हम अगले लेक्चर में, मिलेंगे आपसे, जो भी कहानी होगी उसको डील करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों आप लोग पढ़ाई करोगे घर में, और खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, ठीक है। आपका बाय, गुड नाइट।